इश्क इबादत एपिसोड 12 संजोग से बनी संगनी सीजन 3। अब तक आपने पढ़ा मिसेस गोयनका की सच्चाई घर वालों के सामने आ गई थी कि उन्होंने सताक्षी को मारने की साजिश भी रची बिना किसी को ये बात पता चले। ये सुनने के बाद तो सब हैरानी से मिसेस गोयनका को ही देखने लगे थे। वहीं मिसेस गोयनका जो समझ चुकी थी कि अब उनका खेल खत्म हो चुका है और अब झूठ बोलने का भी कोई फ़ायदा नहीं बचा, उन्होंने सच बताने का फैसला कर लिया था। आइए देखते हैं आखिर किस मकसद से वो सताक्षी को मारना चाहती थी और क्या रिएक्शन होगा सबका उनकी बातों को सुनने के बाद और जानने के बाद। चलिए जानते हैं अब आगे। मिसेस गोयनका की ये सारी हरकतें सबने सुन ली थी और जैसे ही घर वालों ने मिसेस गोयनका की काली सच्चाई के बारे में सुना तो सब मिसेस गोयनका को ही हैरानी से देखने लगे। तभी वेदांत गुस्से से बोला, क्या कहा आपने? ये औरत जानती थी कि मेरी सताक्षी कहाँ है? तभी रुद्र बोला, सिर्फ जानती ही नहीं थी बल्कि इसी औरत ने सताक्षी को मारने की कोशिश की, वो भी 2 बार। ये औरत जानती थी कि सताक्षी कहाँ है और किस हाल में है, बस इसे ये नहीं पता था कि सताक्षी माँ बनने वाली है, क्योंकि जब तक इसे पता चलता कि सताक्षी इसके गुंडों के हाथों से निकल चुकी थी तब तक मैं सताक्षी को दिल्ली से एक सेफ जगह पर लेकर चला गया था। सताक्षी को दिल्ली से शिमला लेकर आने के पीछे मेरा एक यही मकसद था, ताकि मेरे परिवार का आने वाला वारिस और मेरी बहू दोनों सही सलामत रहें। क्या हुआ मिसेस गोयनका? हैरानी हो गई ये जानकर। शायद इसे भगवान का चमत्कार कहें या फिर कुछ और, पर अगर मैं उस दिन वहाँ समय पर नहीं पहुँचता तो शायद सताक्षी की जान जा चुकी होती। जैसे ही मिसेस गोयनका ने ये देखा कि उनका भांडा फूट चुका है, वो ज़ोर से गुस्से से चिल्लाती हुई बोली। मिसेस गोयनका बोली, हाँ हाँ, मैं ही थी वो जिसने इसे मारने की कोशिश की थी, और मेरा बस चले तो मैं तो इसे आज ही और अभी मार डालूं, क्योंकि इसी की वजह से मेरा बना बनाया खेल बिगड़ गया। इसकी वजह से मेरा राठौर खानदान पर राज करने का सपना हमेशा के लिए टूट गया। मैं इसे छोड़ूंगी नहीं, और रही सही कसर इसके इस मनहूस बच्चे ने पूरी कर दी। मुझे लगा था समृद्धि का बच्चा होगा तो वो राजस्थान का हुक्म सा बनेगा, लेकिन नहीं, इस लड़की ने इसमें भी से मात दे दी मेरी बेटी को, और ये बेवकूफ़ अपनी माँ की बातों में आने के बजाय अपने ससुराल वालों की बातों में आ रही है। कितना समझाया था मैंने इस बेवकूफ़ को कि अपनी सास को अपने काबू में रख, अपने पति को अपने काबू में रख, पर नहीं, ना ही अपने पति को अपने काबू में रख पाई और ना ही राठौर खानदान में राज कर पाई। जैसे ही मिसेस गोयनका ने ये कहा तो एक जोरदार थप्पड़ रूहिका ने गुस्से से मिसेस गोयनका को लगा दिया और गुस्से से बोली। मिसेस गोयनका से रूहिका बोली, तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरी बहू के बारे में ऐसा सोचने की? मैंने समृद्धि को अपनी बेटी माना था और आज भी मानती हूँ। मैं पहले से ही जानती थी कि समृद्धि के दिमाग में तू ही है जिसने इतना कचरा भरा हुआ है, तू ही है जिसने उसे बरगलाया है। उसके दिमाग में ये अलग होने का फितूर भी तुमने ही डाला है, पर मुझे ये नहीं पता था कि तुम अपने लालच में और अपने स्वार्थ में इतनी अंधी हो जाओगी कि तुम एक मासूम बच्चे को मारने तक की कोशिश करोगी। मैं तेरी जैसी औरत को एक सेकंड अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। तभी मिसेस गोयनका बोली, तो मैं कौन सा तेरे घर में रहना चाहती हूँ? जा रही हूँ मैं। जैसे ही मिसेस गोयनका वहाँ से जाने को हुई तो रुद्र बोला, अरे अरे, ऐसे कैसे जाएंगी आप मिसेस गोयनका? आपका तो इंतज़ाम मैंने कहीं और करा हुआ है, जेल में। वहीं के लायक हो तुम। इंस्पेक्टर, पकड़िए इसे। तो खेल हो गया है ख़त्म। सारे खिलाड़ी पकड़े गए और लास्ट में जो जीता वही बचा सिकंदर। तो लास्ट में बचा हूँ मैं, हमेशा की तरह हुकुम सा, राजस्थान का हुकुम सा। ऐसे ही हुकुम सा की गद्दी नहीं मिली थी मुझे। हुकुम सा की गद्दी पर बैठने के लिए काबिलियत होनी चाहिए। सिर्फ परिवार का बड़ा वारिस होना ही काफ़ी नहीं होता, उसे राजगद्दी पर बैठाने की काबिलियत से वो हुकुम सा बनता है। ले जाइए इसे यहाँ से अपने घर में। मैं किसी भी प्रकार की गंदगी को बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। इतना कहकर रुद्र ने अंकुश, वैभव, मिसेस गोयनका और उनके बेटे आयुष को पुलिस में दे दिया। वो लोग वहाँ से गुस्से में चीखते चिल्लाते हुए जा रहे थे। घरवाले हैरानी से रुद्र को देख रहे थे। वहीं जब शिवांग ने रुद्र को देखा तो उसने अपने भाई को दौड़ कर गले लगा लिया। रुद्र शिवांग से मिलकर बहुत खुश था। दोनों भाइयों की आंखों में आज आंसू थे, और सिर्फ उन दोनों की आंखों में ही नहीं बल्कि परिवार के हर एक सदस्य की आंखों में आंसू थे। वहीं रूहिका धीरे धीरे कदमों से रुद्र के पास आई और बोली, रूहिका बोली, जीजू आप यहाँ हैं तो दी कहाँ है? जैसे ही रूहिका की नज़रें रुद्र के पीछे खड़े लोगों पर गई जो रुद्र के बॉडीगार्ड थे तो उसे काशी कहीं दिखाई नहीं दी। ये देखकर रूहिका के मन में एक अनजाना डर बैठ चुका था। रूहिका घबरा रही थी तो उसकी घबराहट को देख रुद्र फिर बोला, डरो मत, काशी सेफ जगह पर है। मैं तो यहाँ बस सच्चाई सबके सामने लाने के लिए आया था, और ऐसी स्थिति में काशी को अपने साथ लेकर नहीं आ सकता था। घर चले, उसके बाद सब साथ में बैठ कर बातें करते हैं, हमेशा की तरह।
रुद्र की ये बात सुनकर घर वाले सभी खुशी से घर के लिए रवाना हो गए थे, लेकिन अंकुश वेदांत और व्योम के साथ शेखावत मेंशन की तरफ गया था। जब ऐश्वर्या ने पूछा कि वहाँ क्या काम है, तो अंकुश ने काम का बहाना बनाया और सभी को रजावत मेंशन की तरफ भेज दिया था। वहाँ पहुँचते ही अंकुश ने व्योम की तरफ देखते हुए कहा। अंकुश बोला, भाई ये ना मेरा शिकार है। तभी व्योम बोला, और ये रहे हमारे परिवार के दुश्मन। जैसे ही उन दोनों के बीच ये बात हुई तो वहाँ उन लोगों ने अपने सामने खड़े इंसानों को देखा। वहाँ मिसेस गोयंका, उनका बेटा आयुष, अंकुश और वैभव भी इसी पोजीशन में बैठे हुए थे जिस पोजीशन में अभय खुराना वहाँ था। अभय खुराना को देखकर अद्विक के चेहरे पर मुस्कान आ गई। अद्विक सरकास्टिक वे में मुस्कुराते हुए बोला। अद्विक बोला, क्या हुआ, मज़ा आ रहा है? अब तो तुझे कंपनी मिल गई यहाँ, तेरे बाकी के दोस्त भी तो हैं, आराम से मज़े कर चारों के चारों। तभी व्योम बोला, मज़े? तुझे लगता है कि ये लोग ज़्यादा देर तक मज़े कर पाएंगे? तभी वेदांत मुस्कुराते हुए बोला, चांस ही नहीं है, क्योंकि इनके लिए तो मैंने ऐसे मज़े का इंतज़ाम किया है कि इनका डायरेक्ट नर्क का टिकट कटेगा। स्वर्ग में जाने लायक तो ये लोग हैं ही नहीं, और धरती पर रहने लायक मैं इन्हें छोड़ूंगा नहीं। तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है हम लोगों से पंगा लेकर। मैंने पहले ही कहा था मिसेस गोयंका कि मैं पापा जैसा नहीं हूँ, मैं बड़े पापा जैसा हूँ। पापा शायद एक पल के लिए थोड़ा शांत भी हो जाए, पर मैं नहीं होता शांत। मैं सज़ा देने पर विश्वास करता हूँ और बदला लेने पर भी। माफ़ करना तो मेरे खून में है ही नहीं। तो शुरू करते हैं कार्यक्रम। इतना कहकर वेदांत ने अपने बॉडीगार्ड की तरफ देखा, जो कि वेदांत को देखकर मुस्कुराने लगा। उसने एक गोली निकाली और उस गोली को वेदांत को देते हुए मुस्कुराने लगा। वेदांत उन सभी की तरफ देखकर बोला। वेदांत बोला, ठीक है, अब मैं तुम्हें एक चॉइस देता हूँ, आसान मौत मरनी है या फिर डिफ़िकल्ट मौत। ज़्यादा टाइम नहीं है मेरे पास, इसलिए जल्दी जल्दी बोलना। ये रही 2 गोलियाँ, लाल एक है और एक है नीली। तो तुम्हें जो अच्छी लग रही है वो गोली लो और जल्दी से खा लो, क्योंकि नहीं भी खाओगे तो मैं ज़बरदस्ती खिला दूंगा। तो बेहतर होगा कि तुम खुद खा लो, क्योंकि मैं अपने हाथ गंदे नहीं करना चाहता हूँ। और थोड़ा जल्दी जल्दी खाना, क्योंकि मुझे घर जाकर मेरे बीवी बच्चे से भी मिलना है। इतना कहकर वेदांत ने अपने बॉडीगार्ड की तरफ देखा तो उसके बॉडीगार्ड ने सभी के आगे उन गोलियों को रख दिया। उसमें से मिसेस गोयंका तो जल्दी से आगे आई और उसने एक ब्लू कलर की गोली को निकाल लिया। जैसे ही उन्होंने गोलियां खाई तो उनकी सांसें तेज होने लगी। वहीं ऐसा ही हाल अभय का भी हो चुका था, क्योंकि उसके साथ इतने दिन से टॉर्चर जो हो रहा था, इसलिए उसने अब और टॉर्चर और बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो जानता था कि वेदांत लोग उसे किसी कीमत पर जिंदा नहीं छोड़ेंगे, इसलिए उसने तुरंत ही मरने का सोचा। अभय जानता था कि उसका इस गोली को खाने के बाद क्या हाल होगा, इसलिए उसने बिना किसी हिचकिचाहट के उस गोली को खाकर मौत को गले लगाकर एक झटके में मौत चाहा। और ठीक ऐसा ही हुआ उसके साथ। थोड़ी ही देर में मिसेस गोयंका और अभय दोनों ने ही दम तोड़ दिया था। अब वेदांत की निगाहें मिसेस गोयंका के बेटे की तरफ थी। तभी वेदांत बोला, तुम्हें नहीं मरना आसान मौत? जैसे ही वेदांत ने मुस्कुराते हुए आयुष की तरफ देखा तो वो घबरा गया। वहीं वेदांत ने जैसे ही ये कहा तो वो घबराते हुए व्योम की तरफ देखने लगा और बोला। आयुष बोला, जीजा सा आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैं आपका साला हूँ, आपकी बहन का भाई। तभी व्योम बोला, इसलिए तो तुम्हें कॉम्बो ऑफर दे रहा हूँ, नहीं तो अभी तक तो तुम्हारे नाखून उखाड़ कर तुम्हें तड़पा तड़पा कर मार चुका होता। पर यह सज़ा मैंने इन दोनों के लिए बचा कर रखी है, तो तुम्हारे पास यही ऑप्शन है, जल्दी से गोली खाओ और चुपचाप नर्क को जाओ। जैसे ही व्योम ने ये कहा तो ये देखकर तो आयुष की आंखों से आंसू बहने लगे। वो ज़ोर ज़ोर से रोते हुए बोला। आयुष बोला, नहीं जीजा सा, मैं अभी मरना नहीं चाहता हूँ। तभी व्योम बोला, पर मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ, तो इससे पहले कि मैं अपने हाथ गंदे करूँ तुम खुद ही अपना काम तमाम कर लो। व्योम बेहद गुस्से में लग रहा था। वहीं आयुष ने जब ये देखा कि उसके पास कोई रास्ता नहीं है तो उसने चुपचाप गोली खा ली। हालांकि उसने नीली रंग की गोली खाई थी, जिससे उसकी आंखों से, नाक से और मुंह से खून निकलने लगा। इंटरनल ऑर्गन्स अंदर ही अंदर फट चुके थे। थोड़ी ही देर में उसकी भी मौत हो गई। 3 लोग मर चुके थे। अब सिर्फ वैभव चौधरी और अंकुश शेखावत बचे थे। अपने सामने इन तीनों की मौत तो उनके लिए होश उड़ा चुकी थी। वैभव चौधरी अपनी मौत को करीब देख गुस्से से बोला। वैभव चौधरी बोला, छोड़ दे मुझे, मैं तुम में से किसी को नहीं छोड़ूंगा। तभी अद्विक बोला, हमें तो तब छोड़ेगा जब तू खुद यहाँ से निकलने लायक या बचने लायक बचेगा। जैसे ही अद्विक ने ये कहा और इतना कहकर उसने अपने बॉडीगार्ड की तरफ देखा और फिर बोला। अद्विक बोला, इन दोनों को इतना टॉर्चर करो, इतना टॉर्चर करो कि ये दोनों इस बात पर रोएं कि ये इस दुनिया में आए क्यों। तभी अंकुश बोला, अद्विक ये क्या कर रहे हो तुम? मैं तुम्हारा बाप हूँ और तुम अपने बाप को मारने की सुपारी दे रहे हो, वो भी अपने इस बॉडीगार्ड को। जैसे ही अंकुश ने ये कहा तो अद्विक बोला,
कौन सा बाप? कैसा बाप? किसका बाप? मेरा बाप तो कब का मर चुका है, और जो इंसान यहाँ पर मेरे सामने है वो मेरा बाप नहीं है। वो एक खुदगर्ज इंसान है जिसने अपनी खुशी और अपने स्वार्थ के लिए मेरी माँ को, मेरी बहन को, मुझे और मेरे पूरे खानदान को दुखी किया है, और ऐसा इंसान जिंदा रहने लायक तो है ही नहीं। इतना कहकर अद्विक वहाँ से चला गया। हालांकि उसकी आंखों में आंसू थे, बह भी रहे थे, लेकिन उसने अपने इमोशंस को काफ़ी हद तक कंट्रोल करके रखा हुआ था। अंदर से जब वैभव और अंकुश की चीख पुकार आनी बंद हो गई तो वो समझ गए कि उनका खेल खत्म हो चुका है, और वो तीनों ही अब शेखावत मेंशन से हमेशा हमेशा के लिए रजावत मेंशन की तरफ चले गए। उन्होंने देखा कि रुद्र वहाँ परिवार के साथ बैठा है, और सिर्फ रुद्र ही नहीं बल्कि काशी भी वहीं मौजूद है। जैसे ही उन लोगों ने उन दोनों को देखा तो उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। हालांकि काशी की याददाश्त जा चुकी थी, पर जब रुद्र ने काशी को धीरे धीरे सब कुछ याद दिलाना चाहा तो काशी दिमाग पर जोर डालने लगी, जो कि रुद्र बिल्कुल नहीं चाहता था। इसलिए रुद्र ने बस काशी को उसके रिश्तों से अवगत करवाया। रुद्र ये बात बहुत अच्छे से जानता था कि धीरे धीरे काशी खुद ही सब कुछ समझने लग जाएगी। आद्रिजा ने जब अपनी माँ को देखा तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो तो अपनी माँ को ऐसे पकड़कर बैठी थी जैसे काशी उसका कोई फेवरेट खिलौना हो, और सभी लोग बहुत खुश थे। रुद्र ने सभी घर वालों को बताया कि सालों पहले उसके साथ क्या हुआ था, और वो किस मकसद से सभी घर वालों के सामने नहीं आ पाया। पहले तो शिवांग इस बात से बहुत गुस्सा हुआ कि अगर वो पहले ही ये बात सबको बता देता तो शायद आज ये नौबत ही नहीं आती। पर जब रुद्र ने उसे समझाया कि उसका गुमनामी में रहना क्यों ज़्यादा ज़रूरी था, तो शिवांग समझ चुका था कि आखिर रुद्र की क्या मजबूरी रही थी। अब शिवांग इस बात से खुश था कि उसका पूरा परिवार इकट्ठा हो गया है। उसने अपनी सारी जिम्मेदारी अब रुद्र को दे रखी थी। जो जिम्मेदारी रुद्र की ही थी वो रुद्र को मिल चुकी थी। वहीं अनंत, व्योम, आद्रिजा, वेदांत सभी लोग मिलकर रुद्र के साथ बहुत खुश थे। अद्विक ने जब रुद्र की तरफ देखा तो वो धीरे से बोला। अद्विक बोला, मुझे माफ़ कर दीजिएगा ताऊ जी, पापा की गलती की सज़ा आपको भी भुगतनी पड़ी, और मामी जी को भी, और शायद इस परिवार को भी। मैं पापा की तरफ से आपसे माफ़ी मांगता हूँ। तभी रुद्र बोला, तू किस बात की माफ़ी मांग रहा है बेटा? अंकुश मेरा भाई था। जब मेरा भाई होते हुए मैं उसे नहीं समझ पाया, ना पहचान पाया, तो तू तो अपने पिता से अनजान ही था। कोई बात नहीं, वैसे भी हम एक परिवार हैं। हमारे बीच में मतभेद हो सकते हैं, पर हमारे मनों में कभी मनभेद नहीं हो सकता। और ये बात हमेशा अपने दिमाग में बैठा कर रखना कि तुम अकेले नहीं हो। मैं जिंदा हूँ, अभी तुम्हारा ताऊजी जिंदा है, और जब तक जिंदा हूँ मेरे परिवार के किसी भी सदस्य पर कोई आँच नहीं आ सकती। ऐश्वर्या, हमारा परिवार हो तुम, और तुम्हारे परिवार की मुसीबत हमारी मुसीबत है। और मैं इस बात से बहुत खुश हूँ कि समय रहते तुम्हें ये बात समझ आ गई कि तुम्हारे लिए और तुम्हारे बच्चों के लिए क्या सही है और क्या गलत है। तभी ऐश्वर्या बोली, मैं भी इस बात से बहुत खुश हूँ कि मेरा बेटा गलत रास्ते पर नहीं गया, अपने पिता की तरह। तभी रुद्र बोला, पर मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ ऐश्वर्या, अंकुश के लिए। तभी ऐश्वर्या बोली, नहीं रुद्र भाई, अंकुश के साथ जो हुआ शायद वो वही डिजर्व करता था, और वैसे भी अंकुश का होना और ना होना एक बराबर है। अंकुश मेरे लिए सालों पहले ही मर चुका था, इसलिए वो सालों बाद भी लौट कर आया, वो भी बदलने के लिए। तो मेरे लिए तो वो मरा हुआ ही है। हाँ, अगर वो सही इंसान बनकर आया होता तो मैं उसे अपना लेती, पर वो सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए आया था, जो बात मैं कभी बर्दाश्त भी नहीं कर सकती थी। जैसे ही ऐश्वर्या ने ये कहा तो अंशिका ने उसे गले लगा लिया। सभी गमगीन माहौल में खुशनुमा पल ढूंढ चुके थे। सबको पता था कि अब सब ठीक है। तभी रुद्र फिर बोला, तो अब शुरू की जाए सारी तैयारियां। तभी व्योम बोला, किस चीज़ की तैयारी पापा? जैसे ही व्योम ने ये कहा तो रुद्र बोला, अरे शादी की तैयारी, और किस चीज़ की? घर में शादी होने वाली है। हमारे बच्चों की शादी आधी अधूरी रह गई तो क्या हुआ, दोबारा शादी होगी, वो भी बढ़िया तरीके से। अब तो मैं आ चुका हूँ, काशी आ चुकी है, तो शादी की खुशियों में चार चांद तो लगने ही चाहिए। क्यों, सही कह रहा हूँ ना मैं? जैसे ही घर वालों ने ये सुना तो सब खुश हो गए और ज़ोर से बोले, सब बोले, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। वहीं सब लोग बैठे हुए थे। तभी रुद्राक्ष सबकी तरफ देखते हुए बोला, रुद्राक्ष बोला, तो जब हंसी खुशी का माहौल है ही तो मुझे आप सब लोगों को एक खुशखबरी देनी है। मैंने एक फ़ैसला लिया है। जैसे ही रुद्राक्ष ने सबसे ये कहा तो सब रुद्राक्ष को ही देखने लगे। तभी आद्रिजा बोली, कैसा फ़ैसला रुद्राक्ष, तुमने मुझे कुछ बताया नहीं? जैसे ही आद्रिजा ने ये कहा तो रुद्राक्ष बोला, हाँ, मैं इस फैसले पर काफ़ी दिन से सोच रहा था, और अब मुझे लग रहा है कि शायद ये सही समय है इस बात को करने का। तभी आद्रिजा बोली, पर फैसला क्या है ये तो बताओ। रुद्राक्ष बोला, मैंने श्रीजा की शादी किस लड़के से करवानी है इसका फैसला कर लिया है।
जैसे ही रुद्र ने सबके सामने ये कहा तो अनंत के दिल की धड़कनें बढ़ने लगी। अनंत, जो ये सोच रहा था कि कहीं रुद्राक्ष किसी और को श्रीजा के लिए पसंद ना कर दे, वह हैरानी से रुद्राक्ष को ही देखने लगा। तभी रुद्र बोला, किस लड़के को पसंद किया है तुमने? बताओ तो सही, हम भी तो जाने उस लड़के का नाम क्या है। जैसे ही रुद्र ने ये कहा और रुद्र के यूं कहने पर रुद्राक्ष धीरे कदमों से रुद्र के पास आया और फिर रुद्र की तरफ देखकर बोला। रुद्राक्ष बोला, पापा जी, मैं श्रीजा की शादी आपके छोटे बेटे अनंत के साथ करना चाहता हूँ। मैं श्रीजा का रिश्ता अनंत के लिए लेकर आया हूँ। क्या आपको ये रिश्ता मंजूर है? जैसे ही रुद्र ने ये सुना तो उसके चेहरे पर एक लंबी मुस्कान आ गई। रुद्र बोला, अरे, जिनके लिए रिश्ता लेकर आए हो उनकी मर्जी तो पूछ लो। क्या पता हम रिश्ता तय कर दें और यहाँ पर ये किसी और को पसंद करके बैठे हों। जैसे ही रुद्र ने मुस्कुराते हुए ये कहा ही था कि तभी वेदांत बोला, जिसका रिश्ता लेकर आए हैं पसंद भी वही है और प्यार भी उसी से करता है आपका लाडला। बड़े पापा, तो मेरी मानिए, शादी की तैयारी शुरू कर ही दीजिए। क्यों अनंत बाबू, सही बोला ना मैंने? जैसे ही वेदांत ने ये कहा तो अनंत के चेहरे पर मुस्कान आ गई। शर्म से उसका चेहरा लाल हो चुका था। ये देखकर रूहिका अनंत को छेड़ते हुए बोली। रूहिका बोली, तुझे ये बात पहले से पता थी? तभी वेदांत बोला, बहुत पहले से पता थी माँ। तभी रूहिका बोली, तो अब बता भी दो अनंत महाराज कि आपको ये रिश्ता पसंद है या नहीं। और सिर्फ अनंत ही नहीं बल्कि श्रीजा बेटा, तुम भी बता दो कि तुम्हें ये रिश्ता मंजूर है। उन दोनों को यूँ शर्म से मुस्कुराता देख घर वालों के चेहरे पे मुस्कान थी। तभी काशी बोली, तो तय रहा, अब घर में 2 शादियाँ नहीं बल्कि 3 शादियाँ होंगी, वो भी एक साथ। तभी रुद्र बोला, सही कहा तुमने, पर इससे पहले सियासती मीटिंग होगी। उस मीटिंग में सब कुछ बताया जाएगा और उसके बाद होगी शादी और फिर होगा महायज्ञ, जिसका होना एक निश्चित काल के लिए टल चुका था। सही कहा था महागुरु ने, होनी को कोई नहीं टाल सकता और होनी हो के रहती है। जो नियति में लिखा है उसे कोई नहीं बदल सकता। देखते ही देखते दिन बीते। कुछ ही दिनों में शादी की तैयारियां शुरू हो गई। पूरे राजस्थान में शादी का निमंत्रण भेजा गया था। सब बहुत खुश थे। रुद्राक्ष के पिता जयदीप जी भी शादी में आना चाहते थे, लेकिन रुद्राक्ष ने उन्हें साफ इनकार कर दिया आने से। रुद्राक्ष उनसे और उनकी पत्नी से अपना संबंध तोड़ चुका था, जो एक तरीके से सही भी था। इसलिए रुद्राक्ष नहीं चाहता था कि वो आकर कोई भी तमाशा करे। बड़ी मुश्किल से उनकी लाइफ में खुशियां लौटी थी और वो अपनी खुशियों को अपने परिवार के साथ, अपने असली रिश्तों के साथ बिताना चाहते थे, जो उनके लिए अच्छा सोचते हैं, जो उनके बारे में अच्छा करते हैं। समय बदला और शादी का दिन धीरे धीरे नज़दीक आ गया। शादी के दिन राठौर मेंशन में बड़ी चहल पहल थी। ऐसी ही चहल पहल रजावत मेंशन में और शेखावत मेंशन में भी थी। इसलिए पहले दिन हल्दी, मेहंदी और संगीत की रस्में हुई। उसके अगले दिन शादी की रस्में होने वाली थी। सभी लोग शादी के लिए बेहद एक्साइटेड थे। शादी बड़े धूमधाम से हुई। अग्नि को साक्षी मानकर और अपने सभी बड़ों के आशीर्वाद के साथ अनंत श्रीजा के साथ, लक्ष्य अंशिका के साथ और अद्विक सांची के साथ जन्मों जन्मांतर के बंधन में बंध गए। काशी की याददाश्त भी धीरे धीरे वापस आ चुकी थी। घरवाले इस बात से खुश थे और सबसे ज़्यादा खुश था रुद्र। काशी और रुद्र जो शायद एक दूसरे के लिए ही बने थे, अनंत समय तक एक दूसरे के रंग में रंग गए। रुद्र, काशी और शिवांग रूहिका जो अपनी तीसरी आने वाली पीढ़ी को देखने के लिए तैयार थे। और यहीं पर ये कहानी अपने इस अंतिम सीजन को पूरा कर चुकी है। 2 परिवारों की दुश्मनी से शुरू हुई ये कहानी एक सुखद अंत लिख चुकी थी। इस कहानी ने काफ़ी कुछ सिखाया। परिवार का प्यार, परिवार के लिए त्याग और समय पड़ने पर परिवार के लिए लिया जाने वाला बदला। इस कहानी के हर किरदार ने इन बातों को बखूबी निभाया था। ये कहानी अपने अंत की तरफ बढ़ चुकी है। धीरे धीरे इस कहानी में नए नए अध्याय भी जुड़े। इस कहानी के पहले सीजन में छोड़े हुए काफ़ी सवालों को कहानी के इस अंतिम सीजन ने पूरा किया। हुक्म सा होते हुए भी रुद्र के हाथों महायज्ञ का पूर्ण होना लिखा ही नहीं था और ठीक नियत समय पर वही हुआ। महायज्ञ श्रीजा और अनंत के हाथों पूर्ण होना लिखा था और महायज्ञ उन दोनों ने ही पूर्ण किया। रुद्र और काशी अनंत और श्रीजा के साथ बैठे जरूर थे, पर राजा और रानी के ओहदे के साथ। हुकुम सा और हुकुम रानी सा अनंत और श्रीजा थे, जिनके हाथों ही इस महायज्ञ की पूर्ति लिखी थी। रुद्राक्ष खुराना, जिसके साथ बचपन से अन्याय हुआ, पिता का धोखा, माँ का देहांत होना, बचपन से ही जिन 2 लोगों ने काफ़ी कुछ खोया, समय ने उन्हें काफ़ी कुछ लौटा दिया। जब इनके घर आद्रिजा और रुद्राक्ष का बेटा शिव प्रताप सिंह का जन्म हुआ तो इन लोगों की खुशियाँ और ज़्यादा बढ़ चुकी थी। वहीं
कुछ ही समय बाद समृद्धि ने भी 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था। हालांकि समृद्धि काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर थी और उसके बच्चे भी, इसलिए उन्हें बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत थी। समृद्धि के घर में भी ट्विंस बच्चों ने अपनी दस्तक आखिरकार दे ही दी। व्योम और समृद्धि बहुत खुश थे। उन्हें एक बेटी और एक बेटे के रूप में भगवान ने एक खूबसूरत तोहफा दिया था। व्योम बहुत खुश था और घर वाले भी बहुत खुश थे। समृद्धि इस बात से खुश थी कि सब कुछ ठीक हो रहा है। उसके और व्योम के बीच का रिश्ता और परिवार के साथ उसके संबंध भी। घर वाले साथ साथ रहने लगे थे। उन दोनों के बच्चों का नाम शाश्वत सिंह राठौर और सुदीक्षा सिंह राठौर पड़ा। खैर, समय का तो काम ही है धीरे धीरे हर किसी को अपने रंग में ढाल देना, और ऐसा ही हुआ। धीरे धीरे समय यूं ही बीतता चला गया। अनंत श्रीजा की शादी को भी 2 साल का समय बीत चुका था और इन 2 सालों में राठौर मैंशन में काफ़ी कुछ बदला। सिर्फ राठौर मैंशन में ही नहीं, बल्कि सियासती बदलाव भी काफ़ी आए। वहीं महायज्ञ पूर्ण हो जाने के बाद अनंत ने हुकुमशाह की गद्दी पर बैठने वाले भावी राजा की घोषणा भी कर दी, जो था वेदांत सिंह राठौर और शताक्षी सिंह राठौर का बेटा वेदार्थ। हालांकि हर सियासत के अपने राजा थे। अनंत हुकुमशाह था और उसके पास अपनी पहले से एक सियासत थी। व्योम के पास अपनी नई सियासत थी, जिसका वारिस उसने अपने बेटे को बना दिया था। वेदांत का बेटा वेदार्थ हुकुमशाह की गद्दी का अगला वारिस बन चुका था और रजावत सियासत का राजा भी। धीरे धीरे समय बीता और समय ने सारे जख्मों को भर दिया। लक्ष्य और अंशिका के घर पर भी एक नन्ही परी ने दस्तक दी, जिसका नाम उन्होंने सिया ओबरॉय रखा। अद्विक और सांची का एक बेटा हुआ, जिसका नाम उन्होंने सर्वज्ञ सिंह शेखावत रखा। श्रीजा और अनंत के बेटे का नाम रखा गया अथर्व सिंह राठौर। सभी लोग अपनी इस छोटी सी दुनिया में खुश थे। वहीं महायज्ञ हो जाने के कुछ ही दिनों बाद भी रुद्र राठौर मैंशन में शिफ्ट हो गया। शिवांग ने कसम खाई थी कि जब तक वो सभी दुश्मनों को उनके किए की सजा नहीं देगा, तब तक वो राठौर मैंशन में कदम नहीं रखेगा, और उसका ये प्रण आखिरकार पूरा हुआ। राठौर परिवार अपने पूरे परिवार के साथ राठौर मैंशन में गया और वो रात सबके लिए सुकून भरी रात थी। रजावत मैंशन में वेदांत और शताक्षी रहते हैं। रजावत मैंशन का ध्यान रखने के साथ साथ सियासती कामों में भी शताक्षी वेदांत की काफ़ी मदद करती है। हालांकि दोनों ही घर ज़्यादा दूर नहीं हैं, इसलिए राठौर मैंशन में भी उन लोगों का आना जाना लगा ही रहता था। समय धीरे धीरे बीता। शताक्षी और वेदांत एक बार फिर माता पिता बने। इस बार उनके घर में बेटी ने जन्म लिया था, जो घर की सबसे छोटी थी और सबसे प्यारी भी थी। उसका नाम रखा गया नवीशा सिंह राठौर। और इसी आखिरी एपिसोड के साथ ये कहानी अपने इस तीसरे सीज़न को पूरा करती है। आज ये कहानी का लास्ट एपिसोड लिखते हुए मुझे इस कहानी के तीनों सीजन्स के शब्दों का एक एक दृश्य चलचित्र के रूप में दिख रहा है। इस कहानी का अगला सीज़न आएगा, पर कब आएगा फिलहाल कहा नहीं जा सकता, पर आएगा ज़रूर, इतना पता है। उम्मीद है कि आपको ये सीज़न बेहद पसंद आएगा। इस सीज़न में आपको सीज़न 1 और सीज़न 2 के सारे जवाब मिल गए होंगे। कहानी की शुरुआत जिन सवालों से हुई थी, सीज़न 1 में कहानी के उन सवालों को सुलझाते हुए अंत में कई नए सवाल छोड़ गई थी, जिसे कहानी का सीज़न 2 शुरू हुआ। और कहानी के सीज़न 2 के ख़त्म होने के साथ साथ इस कहानी ने हमें ऐसे किरदारों से मिलाया जिन किरदारों से मिलना हम सीज़न 1 से चाहते थे। उम्मीद करती हूँ कि आपका इस कहानी ने अपने साथ समा बांधा होगा। ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। इस कहानी से जुड़ा नया सीज़न 4 फिलहाल कब तक आएगा ये कहना थोड़ा मुश्किल है, पर हाँ, ऐसी ही नई नई कहानियाँ आती रहेंगी, ये कहना मुश्किल नहीं है। जल्द ही इस नई कहानी की शुरुआत भी की जाएगी, जिसके बारे में आप सभी को जल्द ही पता चलेगा। तब तक के लिए आपकी ये प्यारी सी लेखिका अब आपसे इजाज़त चाहती है। अगर कोई गलती हुई हो तो माफ़ करिएगा, मैं इसमें सुधार करूंगी, इसलिए अपनी समीक्षाएं देना ना भूलिएगा। आपकी समीक्षाएं मेरे लिए हमेशा कारगर साबित हुई हैं। मुझे और बेहतर बनाने में उन सभी समीक्षाओं का बहुत बड़ा योगदान है। जानती हूँ कि आप सभी लोगों को मेरी आवाज़ आज थोड़ी अलग लग रही होगी। दरअसल कुछ दिनों से तबीयत ख़राब होने की वजह से और मौसम बदलने की वजह से सर्दी जुकाम खांसी लगा ही है, इसलिए आवाज़ में थोड़ा बदलाव दिख रहा होगा, मुझे भी दिख रहा है, पर क्या करें, कोई बात नहीं। कल से आप लोगों को मेरी नई कहानी के नए एपिसोड मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना प्यार मुझ पर यूं ही बनाए रखिएगा। आप सभी लोगों का एक बार फिर तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।